नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी दोनों को जेल में डालने की स्क्रिप्ट पर दिल्ली में काम हो रहा है। जब ये दिल्ली में एक खतरनाक प्लान को अंजाम देने की तरफ मोदी सरकार और मोदी की एजेंसियां बढ़ रही हैं, उस वक्त बेफिक्र बेखौफ राहुल गांधी मोदी के घर में बैठे। राहुल गुजरात के मिशन पर हैं और गुजरात यानी मोदी का इलाका, मैं मोदी का घर मैंने कहा था तो कई दर्शकों का ऐतराज था कि वो तो गांधी और पटेल का घर है, तो इसलिए मैंने चेंज किया, मोदी का इलाका कर दिया। तो मोदी के इलाके में राहुल हैं। अब वहां पर बेखौफ राहुल ईडी और मोदी दोनों को ललकार रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेसियों को बता रहे हैं कि मंत्री कैसे बनोगे, मंत्री बनने की एलिजिबिलिटी तय कर रहे हैं और पैसा कैसे दूंगा वो भी बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कार्यकर्ताओं में जोश तब एकदम भर गया। मुडासा जिला जो है गुजरात का, वहां के कार्यकर्ताओं, कमर्शियल फ्लाइट थी राहुल गांधी की, टाइम फिक्स था, लंच का वक्त था और 1200 बूथ के सिपाही जो चुनाव जिताते हैं, वो बूथ के सिपाही आए थे राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखने के, अपना दुख दर्द वेदना, कांग्रेस की इस दुर्दशा की वजह, सब कुछ वो कहना चाहते थे। राहुल के पास वक्त नहीं था, लंच करना था और कमर्शियल फ्लाइट की टाइमिंग फिक्स होती है तो बैठ के उड़ जाना था। राहुल को खबर लग गई, लंच नहीं किया राहुल गांधी ने, लंच छोड़ मंच पर पहुंच गए और जब लंच छोड़ मंच पे पहुंचे तो मैंने सुना है, जो अभी अभी कार्यक्रम बस खत्म हुआ, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं भाव के साथ कार्यक्रम, उसी वक्त उससे 10 मिनट पहले मुश्किल से कार्यक्रम खत्म हुआ। मैंने पूरा कार्यक्रम सुना, महिलाओं ने क्या बोला वहां पर, महिला एक उठ करके कार्यकर्ता बूथ लेवल की क्या बोली, सामान्य कार्यकर्ता क्या बोला जो 2002 से अपना पैसा बर्बाद कर रहा है कांग्रेस के लिए लड़ने में, उसने क्या बोला, वो सब सुनने के लिए लंच छोड़ मंच पर राहुल गांधी आए और खुलेआम ऐलान कर दिया कि 10 दिन में सब बदल दूंगा, सब बदल दूंगा। भाऊ को चर्चा में ले आइए, कंट्रोल रूम लाइए, फटाफट लाइए। भाऊ स्वागत है आपका। दो चीजें इस समय समानांतर चल रही है, बेसिकली कांग्रेस और भाजपा, लोग तो एक ही पक्ष चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों की सियासत में अगर हम लोग अपनी दृष्टि से देखें तो वहां दोनों जगह भूचाल है। जिस तरीके से 78 साल की सोनिया गांधी को जेल में डालने की, आरोपी नंबर 1 बनाया है, जेल में डालने की कवायद, उसके बीच में राहुल गांधी का ये अंदाज, मैं एक बाइट सुनाता हूं। आज श्रीनिवास से लेकर के तमाम बड़े नेताओं ने एक क्लिप डाली है राहुल गांधी की, जो उनके सिपहसालार है। जरा चलाइए, कंट्रोल रूम प्ले करिए, फिर आते हैं मुडासा। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। ये ईडी वालों का है सीधा कि जिस दिन जाएंगे मोदी ऐसी कार्रवाई होगी, फिर दोबारा ऐसा नहीं होगा कि जब मन करे जिसके मन करे उसके दरवाजे पहुंच करके नौटंकी शुरू कर दो, रोज कोर्ट से थप्पड़ खाते हो फिर भी। एक और बाइट है, वो सुनाइए जरा, ये बड़ा महत्वपूर्ण ये भी है, ये मोदी के लिए। ईडी वाला सुन लिए तो मोदी वाला भी सुन। आपने मेरा चेहरा मीडिया पे देखा कभी? मैं दिखता हूं क्या? ना, मैं नहीं दिख सकता, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये जाके बैठ गया उस दिन ये गरीबों का काम करेगा, ये सारा का सारा पैसा दूसरी तरफ कर देगा। इसीलिए तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इसीलिए तो हजारों करोड़ रुपए मेरी छवि खराब करने में डाले इन्होंने, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जिस दिन आ गया, इस दिन ये सारा का सारा पैसा किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को देना शुरू कर देगा। लड़ाई है ये सब जो है आज बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है। अब जरा इसके साथ साथ, पहले तो इस पे भी चर्चा आपसे, इस पे भी टिप्पणी लेंगे, लेकिन साथ साथ में मुडासा वाली चर्चा,
जहां लंच छोड़ दिया, वहां पर पहली महिला जिसको मैंने सुना, उसने कहा कि राहुल जी, महिलाएं सबसे ज्यादा कांग्रेस के साथ आपके साथ चलने के लिए तैयार है। बहुत सी महिलाएं तो आ नहीं पाई हैं जो आपके दर्शन करना चाहती, लेकिन महिलाओं को अगर आप मौका दें, आगे लाएं। कांग्रेस में महिलाओं को बिल्कुल पीछे रखा गया है, कोई पूछता ही नहीं है हमें, तो हम आपके साथ ज्यादा मजबूती से चलेंगे। राहुल ने कहा कि मैंने जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की थी, एक भी जिलाध्यक्ष कांग्रेस का, एक भी महिला एक भी नहीं है। 10 दिन का टाइम है, 10 दिन जो ऑब्जर्वर लगे हैं उनसे 10 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है राहुल ने। 10 दिन बाद नए जिलाध्यक्ष बनेंगे और महिलाओं को जिम्मेदारी देंगे। एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ 2002 से, कहा मैं जूझ रहा हूं, पैसा ही नहीं आता है। जो संगठन के लिए पैसा आता है वो पैसा आता ही नहीं नीचे तक। कार्यकर्ता कहां से करे, कैसे करे, कुछ तो उसको चाहिए। और तमाम कार्यकर्ताओं ने ताली बजाई जम के उस पे। लोगों नहीं कि भयभीत नहीं थे राहुल के सामने, और बड़ा फिक्स दिख रहा था मुझे कि कोई सवाल वाल पहले से ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि राहुल ने कहा पीछे से कोई पूछे तो पीछे से कौन पूछेगा। उसके चक्कर में 3-4 मिनट तो आपस में ही आपस नोक झोंक होता रहा, हम पूछे तुम पूछो, लड़ते रहे सब। तो बिल्कुल जो था वो रियल टाइम था वो सब कुछ। राहुल ने कहा बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हम लोग कांग्रेस के प्रत्याशियों को 3-4 महीने पहले पैसा देते हैं और उसके बाद 3-4 महीने में चुनाव लड़ते हैं, जो भी होता है। अब व्यवस्था बदलने की कोशिश है। एक कॉर्पस फंड रहेगा संगठन में, संगठन उसको खर्च करेगा, संगठन में जो जो लोग जमीन पर काम करेंगे वो खर्च करेंगे। अब ये 3 महीने पहले वाला पैसा सिस्टम नहीं रहेगा। उसके अलावा जो बड़े नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनको भी संगठन में फंड लाना होगा, वो सब भी हम लोग देखेंगे कि वो भी लाए, लेकिन छोटे कार्यकर्ता के ऊपर बोझ न पड़े। इसके अलावा आप सिर्फ समझेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत की बहुत सारी तस्वीरें हमारे पास आई हैं। क्या मंत्री बनाने को भी सुना है कि मंत्री बनाने का फॉर्मूला दिया कि मंत्री किसको बनाएंगे, किसको आगे मौका बढ़ा देंगे, किसको बढ़ाएंगे और किसको घर बिठाएंगे। तो जरा पूरा तस्वीर दिल्ली से देखिए मुड़ा क्या है आशीष, ये जो फॉर्मेट है राहुल गांधी का, मुझे याद है राजीव गांधी जब भारी बहुमत के बाद जब राजीव गांधी चुनाव हार गए, तो यही वीपी हाउस में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग हुई थी। तब लोग नारे लगा रहे थे, राजीव गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो राजीव गांधी ने माइक हाथ में लिया, कहा मुझे संघर्ष करने की जरूरत नहीं, मैं चुनाव जीत चुका हूं, संघर्ष आप करिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। वही बात खामोशी, मतलब मैं वही सिनेरियो आज देख रहा हूं। बहुत अच्छा हुआ कि जयराम रमेश जैसे स्लीपर सेल नहीं थे आज, नहीं तो वो पहले से अपने अपने लोगों को ही सवाल पूछवाते थे, जैसे मीडिया में पूछवाते थे ना। जो राहुल गांधी और गांधी परिवार की 24 घंटे उनको गालियां देते रहते हैं, उन्हीं लोगों से सवाल पूछवाते हैं, क्योंकि ऊपर से आदेश आता है कि किसको सवाल पूछना। इसमें राहुल गांधी ने जब अटेम्प्ट किया तो ये बात हुई। देखिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पैसा, संगठन चलाने के लिए पैसा चाहिए। एक ऑफिस होता है, एक ऑफिस में लाइट लगती है, एसी होते हैं, एसी भी नहीं हो तो पंखे होते हैं, बिजली का बिल होता है, ये कौन कहाँ से जुगाड़ करेगा। एक समय था कि अध्यक्ष कहीं से जुगाड़ कर लेता था, अब ऐसा है कि कांग्रेस को किसी ने पैसा दिया तो उसके यहाँ इनकम टैक्स, सेल टैक्स की रेड हो जाती है जिले में। तो वो एक डर है, डर डर के मारे लोग चलाते हैं। फिर जो ये धंधेबाज लोग बैठे हैं, ये वहां से पैसा आते, तो अब आलोक शर्मा की जो रिपोर्ट थी कि लोकसभा के समय जितना पैसा दिल्ली से गया उससे आधा भी नहीं उम्मीदवारों तक पहुंचा। आलोक ने यही तो निकाला था बाहर, जिसको वजह से उनको निकाला गया। उसके बाद राजस्थान में तो आप गवाह उस बात के आशीष। राजस्थान में चुनाव के समय जो पैसा बोला गया था, एक पैसा नहीं पहुंचा। और खासकर मैं बिरला जी की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूं, स्पीकर के कॉन्स्टिट्यूंसी की। नहीं तो आज नो नहीं कर रहे हो। एग्जैक्टली, क्योंकि कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के स्लीपर सेलों ने बिरला जी को चुनाव जितवाया। नहीं तो बहुत दबंग आदमी चुनाव जीत रहा था, उसको एक ढेले का पैसा नहीं दिया। और जो उस आदमी को लेके आया था, उसने अपना दिल्ली का घर बेच दिया कर्जा उतारने के लिए। इसका भी मैं गवाह हूं। और फ्लैट में शिफ्ट हो गए बेचारे। और उन्होंने ये बात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तीनों के सामने कही, इकट्ठा बिठाकर, कि आप लोगों के यहां जबान की वैल्यू नहीं। ये राहुल गांधी समझते हैं, लेकिन इसका किसी ना किसी के पास जिम्मेदारी होनी चाहिए।
जब तक आप, जैसा उन्होंने कहा राहुल जी ने, बहुत बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन है। आप जिलाध्यक्ष हैं, आपके जिले में से कितने एमएलए चुन के आते हैं वो देखा जाएगा। आपका परफॉर्मेंस पूरा है और आपको जनरल सेक्रेटरी कैसे बनाए भाई पार्टी, क्या कर दिया, जवाबदेही क्या है आपकी? जवाबदेही होनी चाहिए। अभी जवाबदेही क्या है? तेलंगाना में मानिकराव ठाकरे ने चुनाव जितवाया, गोवा भेजो, ये जवाबदेही। और सुरजेवाला ने 10 जगह डुबाया, उसको भेजो डुबाने के लिए। अविनाश पांडे ने राजस्थान से अच्छा काम कर लिया, उसको निकाल लो, उसको दूसरी जगह लगा दो। अच्छे काम करने वाले लोगों को प्रमोट करना होगा और जो रिजल्ट नहीं देते हैं उनको बाहर निकालना होगा। वेरी सिंपल, रॉकेट साइंस नहीं है, आपकी जवाबदेही है। हरियाणा में जो डिबेकल हुआ, हरियाणा में बहादुरगढ़ में टिकट किसने दिलवाया? उस आदमी को लाओ सामने, उसको भगाओ वहां से। वीज को किसने, हाँ वल्लभगढ़ में वीज को किसने जिताया? अंबाला कैंट से, उसको निकालो बाहर। लगातार अंबाला कैंट में आप टिकट लेते हो और लगातार आपका आदमी डिपॉजिट जब्त होता है, वो कौन सी नेता हो आप? ऐसे हर जगह पे आपको जब, और इसीलिए मुझे लगता है कि जो जिला अध्यक्ष वाला फॉर्मेट उन्होंने किया कि जिला अध्यक्ष का बिल्कुल वजूद होगा टिकट दिलवाने में, तो जितवा के भी लाना होगा। नहीं तो फिर आप अपेक्षा नहीं कर सकते, पूरा जिला की जिला वॉश आउट हो गया, डिपॉजिट जब गया और आप महामंत्री बन गए राज्य के, क्योंकि आपने डुबाया जिले को। और उसको महामंत्री कौन बनाता है? महामंत्री दिल्ली बनाती है। दिल्ली में बीजेपी का स्लीपर सेल है। महाराष्ट्र के सायन कॉन्स्टिट्यूंसी में मुंबई के आशीष, सब लोग कह रहे थे कि सपरा को टिकट दोगे तो कुछ खेल हो सकता है। 8-8, 10-10 गुरुद्वारे हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी। सपरा पुराना नाम है जिसने पूरी जिंदगी दी कांग्रेस को। भाई यादव को टिकट दिया वहां पे, पिछली बार भी चुनाव हार गए, इस बार भी चुनाव हार गए। बोले दिल्ली से आया था मैसेज, इन्हीं को देना पड़ेगा। ये कौन है दिल्ली में मैसेज भेजने वाला? क्योंकि पूरे कांग्रेस पूरा देश में फैली हुई पार्टी है। इन ऐसे स्लीपर सेल को जूते मार के भगा देना चाहिए, या जवाबदेही उनकी। यहां मेरी जवाबदेही है भाई, मैंने टिकट दिया था, मैं जितवा नहीं पाया, मैं अभी इसके बाद जीवन में कभी नहीं बोलूंगा। प्रॉब्लम ये है, यूपी में डिस्ट्रिक्ट घोषित हो गए और जिलाध्यक्ष, बताइए इतनी सारी एक्सरसाइज खाली हो गई। और वो कौन है प्रियंका जी के साथ था जो अभी बाहर है बोलते हैं उसको, संदीप सिंह, वो बाहर है, बाहर से ऑपरेट, हाँ बस वही उन्हीं लोगों की लिस्ट हो गई। तो आपको अब उनसे, ठीक है इन्होंने अपनी लिस्ट करवा दी, अब इससे काम लेना होगा। अब राहुल गांधी ने वो यूपी की तो लिस्ट अप्रूव कर दी, अब राहुल गांधी जी को हर जिले से काम लेना होगा कि आप क्या कर रहे हो, पिछले 1 महीने में आपने जिले में क्या काम किया। ये जो नाकरा लोग बैठे, या तो ये काम करने लगेंगे या ये छोड़ के भागेंगे। इनसे अब लगातार, मतलब मुझे अच्छा लगा कि आपने गुजरात में पहला भाषण दिया, स्लीपर सेल की बात की, गुजरात में पार्टी चुनाव जीतने की कागार, जीतेंगे इस ताकत के साथ आपने बोला। उसके बाद अधिवेशन आपने गुजरात में किया। अधिवेशन के बाद आपने 12 अप्रैल को एक लिस्ट जारी की, करीब 200-250 लोगों की, पर्यावरण जो पर्यवेक्षक जाएंगे जिलेवार, उसमें 4 जिले के लोग, मतलब 4 गुजरात के लोग होंगे, 1 दिल्ली का आदमी होगा जिसकी अध्यक्षता करेगा। आज उन्हीं लोगों की मीटिंग ली, कल मंगलवार को उनको बोला कि आप बताइए मुझे क्या करना है, आपकी रिपोर्ट मुझे 10 दिन में चाहिए। तो अब उन पे भी प्रेशर है। अब वो भी सोचेंगे कि यार अपन ने ऐसे ही पैसा वैसा लेके खर्च को कर दिया तो गले पड़ जाएगा मामला। क्योंकि जिला अध्यक्ष नाकारा निकला तो उन 5 लोगों को जूते पड़ने चाहिए। तुमने कैसा नाम दिया भाई इस आदमी का? 4 तुम और एक 5वां दिल्ली का था, क्या देख रहे थे तुम? तो इसमें कहीं ना कहीं एक कसावट आएगी, फिर ये फर्जी काम बंद हो जाएंगे। और यदि आपके बूथ लेवल पे काम करने वाले लोग आए और जब उनको पता पड़ता है कि मेरा नेता खाना खाए बगैर मेरे साथ आता है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो खाना खाने के लिए लोग मरते, अपन ने देखा नहीं, पिछली बार एक आंदोलन था और ये सब छोले भटूरे खा रहे थे,
हाँ जिसका वीडियो मार्केट में आ गया तो है करने लगे, लोगों को संघर्ष के लिए लड़ चलवा, और नेता लेकर छोटे भटूरे खा रहे चांदनी चौक में जाके। हम्म, ये चेंज होना होगा। ये जो आपके जनरल सेक्रेटरी है, जो 5 स्टार होटल में रहते हैं, इनको जरा गेस्ट हाउस और नीचे लाना पड़ेगा। हम्म, पार्टी का खर्चा आधा रह जाएगा। ये जो चार्टर्ड लेके घूमते हैं ना, राहुल गांधी वगैरह खाने के जाते हैं, राहुल गांधी रेगुलर कमर्शियल सर्विस फ्लाइट, में करते हैं, बिना हाँ खाने के कमर्शियल फ्लाइट कमर्शियल में फ्लाइट। जाते, फ्लाइट में। हम्म, और ये जो लोग हैं बाकी, वो लोग लगातार चार्टर्ड में जाते हैं, चॉपर चाहिए इनको, 5 स्टार होटल में रहते हैं। क्या करते हो 5 स्टार होटल में रहते? अरे तुम जितना नीचे के लेवल में रहोगे, उतने तुम लोगों के बीच में रहोगे। 5 स्टार होटल में तुमको दलाल टाइप लोग मिलेंगे, जो अपने धंधे के लिए तुमसे बात करेंगे। और किसी लॉज में रहोगे तो तुम्हारा मतदाता तुमको मिलेगा, जिसकी सख्त जरूरत है कांग्रेस को। कांग्रेस को उस फॉर्मेट से निकलना होगा बाहर। और जिस दिन कांग्रेस उस फॉर्मेट से निकलेगी, राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, मुझे कई बार दया आती है आशीष, बहुत बुरा लगता है। इतने बड़े पार्टी में मुझे अकेला फाइटर दिखता है, वो अकेला फाइटर, बस लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है। वो लड़ाई वो बीजेपी के साथ नहीं कर रहा है। राहुल गांधी की मुख्य लड़ाई पार्टी के अंदर है, इन स्लीपर सेलों से है, उन स्वार्थी लोगों को है जो अपने स्वार्थ के चलते पार्टी को आगे बढ़ने नहीं देते। इनसे लड़ना है। अरे राहुल गांधी जैसे 4 नेता भी और पैदा हो गए ना कांग्रेस में, सत्ता में आने में टाइम नहीं लगेगा। कांग्रेस को मतदाता ढूंढना नहीं है, कांग्रेस को कैडर ढूंढना नहीं है। कांग्रेस का डीएनए है देश का। हर राज्य में आपको ऐसे मिल जाएंगे, एक आवाज लगाओ 10 उठ जाएंगे। नहीं, मैं तो एक और इसमें वो करता हूँ भाऊ, कि मुझे लगता है 4 राहुल ना हो, एक ही राहुल के पीछे 4 ईमानदार साथी खड़े हो जाए। खाली राहुल ना बनो, ईमानदारी से राहुल का साथ तो दे दो साहब। उससे आगे भी एक स्टेप और आगे, ये ईडी जो है, ईडी जिस हिसाब से गांधी फैमिली पर एक्टिव हुई है, जिस तरह से बिल्कुल मतलब अब लग रहा है आर पार वो बड़े दिन का था इंतजार की जेल में। हालांकि जेल में डाल नहीं पाएंगे, ये इसलिए नहीं डाल पाएंगे जेल में, क्योंकि अगर इनको जेल में डालना होता, अगर कुछ गलत होता तो 11 साल तो बीत चुके हैं। और ये 11 साल का नहीं है, ये मामला सुब्रमण्यम स्वामी तो 2008-9 से लेके घूम रहे हैं नेशनल हेराल्ड। इस पे हमने अलग शो में बहुत डिटेल में बताया है कि इसमें कहीं भी लूप होल कुछ है ही नहीं है, सबका सब एक फैब्रिकेटेड मामला है। इस फैब्रिकेटेड मामले में आपको बड़ा हैरानी होगा, कल हमने इसका खुलासा किया था। 2023 में जब मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, वो मनोहर लाल खट्टर जो एक ही दरीब सोते थे और एक ही मोटरसाइकिल पे चलते थे, उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है। हाँ। डील में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन अब बेसिकली माँ की, क्योंकि राहुल को रोकना है, तो राहुल को रोकने के लिए माँ को जो है वो किया जा रहा है कि ये माँ ऐसा एक वो राहुल की कमजोरी है कि कई बार कांग्रेस में भी बहुत बड़ा ऑपरेशन जब राहुल करना चाहते हैं तो माँ के पास लोग जा करके बच जाते हैं। तो माँ ही अब मोदी भी बचने के लिए सोनिया गांधी के पीछे, राहुल की माँ के पीछे मोदी भी छिपना चाहते हैं क्या, गुजरात बचाने के लिए? सवाल ये है, देखिए, अब मैंने तो हमेशा कहा कि मैंने आज कहीं एक बोलते समय मैंने एक किस्सा सुनाया। मैं पुणे में था और पुणे में मैं एक मित्र को मिलने गया था फ्लैट पे, संडे का दिन था। तो जब मुझे छोड़ने आया वो नीचे सोसाइटी में, तो वहाँ बहुत सारे पूरे सोसाइटी के कई लोग इकट्ठा हुए थे, मुझे मिलने के लिए नहीं, क्योंकि कुछ लोकल लोग आए थे और वो पूछ रहे थे सब ठीक तो है ना, पानी वानी सब आ रहा है, बिल्कुल साफ सफाई भी हो रही है और तो कुछ समस्या है ही नहीं इस साइड पे। तो एक बच्चे ने पूछ लिया, मासूम बच्चे ने, 10-12 साल का था, काका निवडणुका आल्या क्या? बोले चाचा चुनाव आ गए क्या? तो उनको ये लगा कि ये नेता तभी हमको फर्क करने आते हैं जब चुनाव आते हैं, और सबने इतने जोर जोर से ठहाका लगाया। तो मैं गाड़ी में मैंने जब सुना तो मैं वापस आके उस बच्चे का नाम पूछा। अरे मैंने बोला क्या नाम है भाई तुम्हारा? बड़ा बच्चा पॉलिटिकली अवेयर दिखता है मुझे। तो ये वैसा ही होता है। अब जब चुनाव आते हैं या ईडी की ज्यादा कांग्रेसी नेताओं पे जब ईडी का प्रकोप होने लगता है, विपक्ष के नेताओं पे, तो आम आदमी सवाल पूछता है चुनाव आ गए क्या?
2012 का मामला, उस चार्जशीट ने वनवास भोगा है 12 साल का। बराबर चार्जशीट तभी आएगी जब कांग्रेस एग्रेसिव हो, और ये बिहार से है। देखिए अभी निगेटिव रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया बिहार में। वसावा जब बिहार में निकला है बीजेपी से, अब बीजेपी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो हर राजनीतिक दल में, हाँ गुजरात में, तो गुजरात में तो अब क्या है, बीजेपी का एक प्रॉब्लम है, हर राजनीतिक दल का ही प्रॉब्लम है। जब कोई नेता आता है तो उससे पार्टी मजबूत होती है, हाँ, बड़ा उसके बारे में कसीदे पड़े जाते हैं, और जो नेता छोड़ के चला जाता है तो बोलते कि उसकी औकात नहीं थी। अब वसावा की औकात नहीं, ऐसा कोई बोल नहीं सकता। भारत ट्राइबल पार्टी का संस्थापक परिवार हो, हाँ, छोटू वसावा, गुजरात में नाम एक, उसके बेटे हैं वो, आदिवासी क्षेत्र में लोग पूजा जाते हो, उन्हें कल पार्टी छोड़ दी। उन्हें कहा कि मुझे महामंत्री बनाया। बताओ वो आदमी ये बोलती कोई फर्क नहीं पड़े तो महामंत्री क्यों बनाया? मतलब बीजेपी में कैसे कैसे लोगों को महामंत्री बनाया जाता है राज्य में, जिसका कोई औकात नहीं है, वो महामंत्री बनाया। उसने कहा, क्या कहा उसने कहा संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो आप लोग, वंचितों का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का अधिकार छीन रहे हो आप लोग, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। क्योंकि वो आदिवासी है इसलिए उसको मीटिंग में नहीं बुलाया जाता, उसको किसी बस नाम का उसको बना दिया है। तो गुजरात में आनंदीबेन पटेल, CR पाटिल वर्सेस अमित शाह, गुजरात में दिल्ली वर्सेस अमित शाह, मतलब दिल्ली वर्सेस गुजरात, अहमदाबाद, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी में जो चल रहा है। गुजरात में संघ वर्सेस बीजेपी, बीजेपी में दिल्ली में अध्यक्ष पद को लेके अभी तक इतनी बड़ी पार्टी है कि पता नहीं अभी 5-6 साल और लगेगा अध्यक्ष चुनने में, लगता है मुझे। अमित शाह ने कहा ना कि इतनी बड़ी पार्टी है। अब प्रॉब्लम है कि इतनी बड़ी पार्टी अमित शाह हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अध्यक्ष चुनने में टाइम लग रहा है। इनके पहले जब अमित शाह को जिन्होंने अध्यक्ष बनाया था, उन्होंने चुटकी भर में बनाया, यहां तक कि गडकरी और राजनाथ सिंह भी यूं बन गए थे अध्यक्ष। लेकिन JP नड्डा के बाद पार्टी इतनी बड़ी हो गई अभी कि मुझे लगता है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पसरी हुई, वहां से फीडबैक आने में टाइम लगेगा और अध्यक्ष बने। तो अध्यक्ष का झोल है किसको बता रही है, सारी दुनिया जानती, सारा भारत वर्ष जान चुका है अब संघ और बीजेपी में जो लगातार संघर्ष चल रहा है। इसी के बीच एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। पिछली बार कैसी मशीनी जीत हुई गुजरात में सब जानते हैं, एक मिनट में कितने कितने वोट डले मशीनों पे, 5 बजे बाद वोटिंग कैसा हुआ, कैसे लोग जीते गए, सब जानते हैं। इस बार क्या ये होगा, और यदि आपके पास बूथ के लोग अच्छे हैं तो ये होने नहीं देंगे। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की स्थिति है कि बूथ पे कोई मिलता ही, बूथ ही नहीं लगता था जी कांग्रेस का, छोड़ो। इसलिए बूथ वर्कर्स को प्राण फूकना उसके अंदर, उन्हें ये कहना कि हम तुम्हारे पे ख्याल रख रहे हैं, तुम्हारे पे नजर है हमारी, अच्छा काम करोगे तो प्रमोशन मिलेगा। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा चैलेंज लिया। राहुल गांधी ने चैलेंज इसलिए नहीं लिया कि बीजेपी सत्ता में है वहां पे। राहुल गांधी का चैलेंज को मैं सबसे बड़ा चैलेंज मानता हूं, क्योंकि बीजेपी के जो एजेंट बैठे हैं कांग्रेस में, उनसे फिल्टर होकर राहुल गांधी को अपने विचार पहुंचाने पड़ रहे हैं। मतलब राहुल गांधी के हाथ में बेड़ियां हैं, मतलब पाँव में बेड़ियां हैं, हाथ में ऐसे रस्से से बंधे हुए हैं इन तथाकथित बीजेपी के दलालों से, और उसके बाद भी राहुल गांधी दम मार रहे, मैं सैल्यूट करता हूँ। चलिए राहुल, उस जज्बे अब गुजरात में है, यहाँ पे ईडी वाले एक्टिव हैं। अब देखते क्या है, क्योंकि अब जो है भाजपा, खासकर मुझे लगता है नरेंद्र भाई मोदी, ये अब बड़े थोड़ा सा मानसिक रूप से मुझे लगता है कि इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि जो गुजरात वाला जो है ना, आशीष, मैं वो भी नहीं मानता, मैं उनको वो भी नहीं मानता। उम्र का तकाजा होता है, उम्र का तकाजा होता है। आज से 15 साल बाद हो सकता है मैं भी उसी स्थिति में जाऊं जिस स्थिति में आदरणीय मोदी जी। उम्र सब पे हावी होती है, और एक उम्र के बाद आदमी बच्चा होने लगता है, रिवर्स हो जाता है। हमने सभी ने अपने बुजुर्गों को अपने साथ रखे, हम वो संस्कारी लोग हैं जिन्होंने हमने माता पिता की सेवा की, और जब 70 पार करता है तो आदमी थोड़ा विचलित हो जाता है। तो ये सही समय है वनप्रस्थ का उनका,
इससे ज्यादा हास्यास्पद और कुछ बात हो, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता। देखिए कितने भी विचार अलग हो मोदी जी के, लेकिन मोदी जी की एक पर्सनैलिटी है। मैं मोदी जी को कतई जो हमारे नीतीश कुमार है वैसा नहीं देखना चाहता। एक पर्सनैलिटी नहीं है। सर, इसकी वजह से, उम्र की ही वजह से हो सकता है, क्योंकि इससे उम्र के पहले तो हिसाब से कभी नहीं करते उम्र थे। है, और उम्र के इस पड़ाव में उनपे बोझ बहुत है, टेंशन बहुत है, लगातार टेंशन पार्टी तो का संघर्ष है, संघर्ष जो है। नहीं, और इलाके में राहुल गांधी बिना ईडी वगैरह से डरे घूम रहे हैं, तो ये और भी टेंशन पड़ रहा है। खैर चलिए, इस पर नजर हम भी रखे हैं। न्यूज लॉन्चर की पूरी निगाह है, हम भाव लेकर के अपडेट आएंगे। फिलहाल न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए, हमें इजाजत दीजिए, कल फिर आएंगे भाव के साथ। कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा भी तो सोकवान खेड़े। लेकिन चलते चलते आखिर में कंट्रोल रूम से कहूंगा, आखिर में हमारे जाते जाते राहुल गांधी के जो अभी मोडासा में जो बोला है, उसके कुछ पोर्शन सुनवा दीजिए, कंट्रोल रूम प्ले कर दीजिए। एक बात बहुत अच्छी इसी मीटिंग में मुझे कही कि अलग अलग सीनियर नेता आते हैं। किसी ने कहा जब अहमदाबाद से सीनियर नेता आते हैं तो जादू से हर डिस्ट्रिक्ट में लोग 2-3 दिन के लिए आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और सीनियर नेता चला जाता है, वो गायब हो जाते हैं। मगर इनके पास सचमुच में कोई पकड़ नहीं होती कि सीनियर नेता बने घूम रहे हैं मगर बूथ नहीं जिता पाते हैं। तो हम उन लोगों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं जिनकी पकड़ बूथ से है, जो लोकल हैं, जो जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो इश्यूज हैं, जो उनको उठाते हैं, उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको हम पावर देना चाहते हैं। यह मैं आपसे कहने आया हूं। आपके साथ डिस्कशन होगा, आपकी राय ली जाएगी, आपकी ओपिनियन ली जाएगी, और उस बेसिस पे हम निर्णय लेंगे। आप यहां गुजरात में कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते हो, मैं समझता हूं कि यह आसान काम नहीं है। शायद पूरे देश में आपको सबसे ज्यादा सहना पड़ता है। आप धमकियां खाते हो, लाठी खाते हो, गाली खाते हो, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा नहीं छोड़ते हो। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां भी मेरी जरूरत होगी, गुजरात के कोने कोने में जहां भी आप मुझे बुलाओगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा। नई जनरेशन को हमें कांग्रेस पार्टी में लाना है। जो सचमुच में जनता से जुड़े लोग हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना है। इसी भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनता के बहुत करीब हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, खड़े रहते हैं, उन्हें हमें आगे बढ़ाना है। इसी भीड़ में ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है ना, आइडेंटिफाई करना है और प्यार से परे करना है। हिंसा से नहीं, नफरत से नहीं, प्यार से भैया इस साइड हो जाइए, दूसरों को आगे जाने दीजिए। कि सबसे पहले अगर हमने आरएसएस और बीजेपी को देश में हराना है, तो रास्ता गुजरात के थ्रू जाता है। हमें पहले यहां पर जो हमारी ओरिजिनल फाउंडेशन थी, हमारी पार्टी भी, अगर आप सोचें, हमारी पार्टी भी गुजरात से ही शुरू हुई थी। हमारे सबसे बड़े जो नेता थे महात्मा गांधी, वो आपने हमें दिए थे, और सरदार पटेल जी भी आपने हमें दिए।
तो हमारी विचारधारा भी, हमारी पार्टी भी यहीं से शुरू हुई है। मगर काफी सालों से हम डिमोरलाइज से हैं। गुजरात में डिमोरलाइजेशन है नहीं है ना? थोड़ी मतलब थोड़ा लग रहा है कि भाई ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं यहां आया हूं आपको बताने कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप लोगों के लिए आसान काम है। और आप देख लेना, हम ये काम गुजरात में पूरा करके छोड़ेंगे। हमारे डिस्कशन में से मेन बात क्या निकली कि डिस्ट्रिक्ट को अहमदाबाद से नहीं, डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से चलाना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट के जो नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स हैं, उनको स्ट्रेंथ देनी चाहिए। और खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए, उसको पावर देनी चाहिए और उसके हाथ मजबूत करने चाहिए। और यह काम हम अब शुरू कर रहे हैं। भेड़िया जी आए हैं, ये मंत्री रहे हैं, सीनियर हैं, इनको हमने यहां भेजा है। गुजरात के भी लोग आए हैं, जिग्नेश आए हैं, 2-3 और लोग आए हैं। ये आपसे बातचीत करके हमारे को 5-6 नाम देंगे जिनमें से आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुना जाएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस डिस्ट्रिक्ट को चलाएगा, अकेले नहीं चलाएगा, आपकी मदद के साथ चलाएगा, मगर उसके डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट चलेगा। डिस्ट्रिक्ट कमेटी के डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट चलेगा। ऊपर से कोई अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स, डायरेक्शन ये वो नहीं दे पाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि संगठन और इलेक्शन लड़ने वालों के बीच में कनेक्शन हो। आजकल क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का संगठन चुनाव जितवाता है और एक बार व्यक्ति एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, तो वो कांग्रेस के संगठन को भूल जाता है और कहता है भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं जा रहा हूं। तो अब हम संगठन के माध्यम से लोगों को चुनेंगे। संगठन डिसाइड करेगा कि चुनाव कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। कोई एक व्यक्ति ऊपर से नहीं डिसाइड करेगा। ये हमारा गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट है। गुजरात में हम इसको टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम मैसेज देना चाहते हैं कि गुजरात हमारे लिए सबसे जरूरी प्रदेश है और हमारी लड़ाई विचारधारा की है और वो लड़ाई गुजरात में हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो सुन लिया आपने, जिला अध्यक्ष से लेकर के, और जो मैंने कहा था कार्यक्रम के शुरू में, तब तक ये क्लिप नहीं आई थी क्योंकि मुझे भी लोगों ने करेक्ट किया था कि मोदी का घर मत बोलो। राहुल गांधी ने भी कहा यही बात कि ये सरदार पटेल की, हमारे सरदार की भूमि है, ये हमारे बापू की भूमि है, गांधी की भूमि है। और जिला अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक को ताकत देने का पूरा फॉर्मूला बता दिया। इसीलिए हमने आखिर में सुनवाया था आपको। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, भाव के साथ हम फिर आएंगे। कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार। नमस्कार।